64 होता है तो मानिए कि आप एक सिगरेट पी चुके हैं और इस समय AQI दिल्ली में जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं वहां 382 है। यानी मान लीजिए कि आप जो फेफड़ों में हवा ले रहे हैं वो करीब 6 सिगरेट के बराबर है। लेकिन सर बात पॉल्यूशन की हो रही है, पर्यावरण की हो रही है। बड़ा सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि इसके दो बड़े खलनायक माने जाते हैं और आपसे पहले आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी तीर चलाएं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी जवाब दें इस चीज़ का। सड़कों पर चलते हुए वाहन और खेत खलिहान में जलती हुई पराली। सबसे पहले मैं वाहनों की बात करूँगा। देश में सबसे बड़ा जो वाहनों का फ्लीट है और पुराने वाहनों का फ्लीट यूपी SRTC के पास है। आप उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दयाशंकर जी, क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि गोपाल राय साहब तो कह के गए हैं कि भाई हम तो दिल्ली में केवल BS6 के वाहन चला रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से वाहन आते हैं वो BS4 के आ रहे हैं। नहीं, पहले सर माइक ले लें आप जी। नहीं, पहले BS4 के वाहन चलते थे, अब हम भी जो है BS6 चला रहे हैं। 2300 बसें हमने अभी नई BS6 खरीदा है और NCR में तो पहले से ही हम लोग अपने गैस से आधारित जो है हम लोग बस चलाते थे। तो इसलिए कोई NCR के लिए वो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जो है डीजल बसें हम लोग इधर नहीं चलाते थे, हम लोग ग्रीन गैस से ही बसें चलाते थे ज़्यादातर। तो क्योंकि NCR के लिए पहले से ही प्रतिबंधित है कि डीजल बसें जो 10 साल पुरानी हो जाती हैं या जो 10 लाख से ज़्यादा चल चुकी होती हैं इधर नहीं चलती हैं। हम लोग इधर जो है ग्रीन गैस से ही चलाते हैं। ग्रीन गैस से चला रहे हैं आप। लेकिन दयाशंकर जी, इस बार जो यूपी का AQI था वो भी बड़ा खतरनाक और डराने वाला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, इन तमाम शहरों के AQI उठा के अगर आप देख लें, और आपके उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि AQI जो है उत्तर प्रदेश के शहरों का लगातार ख़राब बना हुआ है, तो उसका तो कुछ इलाज नहीं, बहुत सारे बदलाव हम लोग कर रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रिक बसें हम लोग चलाने जा रहे हैं। सिटी में जो बड़े शहर हैं वहाँ हमारी इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही चल रही हैं। अब हम लोग इंटरसिटी बसें भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सही है कि बसों के कारण या वाहन के कारण 38% जो पोल्यूशन हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर विशेष जो है ध्यान दिया है और हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग इलेक्ट्रिक बसें ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। तो हम लोग बड़े शहरों में तो 17 शहरों में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं और अब हम लोग इंटरसिटी बसें भी जो है इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। और हम जो अपने NCR के हमारे जो 10 ज़िले हैं उसको हम लोग पहले ही प्राथमिकता पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नियम बना दिया है कि 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो सरकारी गाड़ी क्यों ना हो, उसको हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं। और स्क्रैप में हिंदुस्तान में हम नंबर 1 हैं और 300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने हमको मैंने इतने जल्दी स्क्रैप करने के कारण हमको पुरस्कृत भी किया है। बिल्कुल, वो तो स्क्रैप पॉलिसी है और उसका सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश पूरे देश में 20 है और केवल मैं उत्तर प्रदेश में 38 जो है स्क्रैप सेंटर खोला हूँ। और अभी भी ATS जो है आप समझिए कि पूरे देश में जितना होगा उसके दुगना 215 ATS जो है मैं उत्तर प्रदेश में हर जिले में खोल रहा हूँ। तो हमारे हर आंकड़ा ही बड़ा होगा, इसलिए नहीं बड़ा नहीं, मैंने प्रत्येक जिले में कहीं नहीं होगा। कोई बता दे, मैंने कोई हिंदुस्तान का कोई प्रदेश बता दे कि हमसे ज्यादा कोई खोला हो तो। मैंने हम एक जिले में 3 खोलने जा रहे हैं। इन लोगों को तो कमिश्नरी में भी एक नहीं है, हम हर जिले में 3 खोल लें। और हमारे 308 आप ग्रीन गैसेस की बस चला रहे हैं, लेकिन सवाल तो इसी चीज़ को लेकर आप कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण पे किसी का बस चल नहीं रहा है सर फिलहाल। मैं देवेंद्र जी का भी रुख करना चाहूँगा। देवेंद्र जी, हम चाहते हैं हरियाणा विकास करे, आप हरियाणा के विकास और पंचायत मामलों के मंत्री हैं, लेकिन भाई पड़ोसी की भी थोड़ी परवाह करिए आप। दिल्ली वाले परेशान हैं आपके विकास के कारण, क्योंकि अभी जो मंत्री जी आए थे यहाँ पे गोपाल राय जी, उनका कहना था कि भाई हरियाणा पड़ोस में है तो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ देखिए, उसके यहाँ पराली ज़्यादा जल रही है। हमने पहले से काफ़ी कंट्रोल किया है। सर माइक ले लें। हमने जो पहले पराली जलती थी उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। पिछले अगर आप 8-7 साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब किसान को अगली फसल लगानी होती है और उसका पालन पोषण उस खेती बाड़ी पर निर्भर करता है,
और वो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको जिस लेवल पे पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए पराली ज़्यादा जलाई जाती थी। अब उस पर बहुत ज़्यादा कार्य इस पिछले अगर 9 साल की सरकार कहूँ हरियाणा में बनी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और आज के अगर मैं सारे आंकड़े आपको बताने लगूँ तो इसमें जो हमने इन्होंने करीबन 13 लाख के आसपास किसानों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। उस पर प्रोत्साहित राशि के रूप में भाई पराली ना जलाई जाए 1000 रुपये के तौर पे हमारी सरकार के द्वारा किसान को दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पानीपत के अंदर एक एथनॉल प्लांट सरकार के द्वारा लगाया गया, उसमें भी प्रोत्साहित राशि के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। एक मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि पानी भी इससे बचे। और जो धान की तरफ हमारा प्रदेश ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले फसल चक्र होता था, सारी प्रकार की फसलें लगाई जाती, 7000 रुपये की प्रोत्साहित राशि कि धान को छोड़कर अगर किसान दूसरी फसल पे जाता है तो भी हम उसको देने का काम करते हैं। और पूरा गांव अगर बिल्कुल 1 भी एकड़ में अगर पराली नहीं जलाता है तो 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि किसान को देने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। और करीबन 2.5 लाख एकड़ में अब की बार मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि जो हमने डिकम्पोजर जो किट है उसको भी, ताकि जो धान बिजाई के अंदर खड़ा रह जाता था उसको डिकम्पोज करने के लिए उसकी किट भी किसान को हमारी सरकार के द्वारा देने का काम किया। इसी प्रकार जो पराली है गौशालाओं में ले जाने के लिए, बेचने के लिए, बिल्कुल ये ठीक है। ये सारे आंकड़े पंजाब के जो मंत्री आए थे वो भी गिना रहे थे, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के अंदर ये आंकड़ा भी है कि 15 अक्टूबर को एक दिन में 127 घटनाएं हुई पराली जलाने की, जो रिकॉर्ड हुई। देखिए उस पर हमने अवेयर किया। देखिएगा किसान, मैं ये नहीं कह सकता कि देश में कानून व्यवस्था कानून के हिसाब से देश चलेगा। हमने अवेयरनेस के लिए किसान भाइयों को बहुत अवेयर किया। जगहों में होल्डिंग लगाने की बात है, उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उसके लिए संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात है। उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई तो उस पर कार्रवाई भी हमारी सरकार के द्वारा की गई। 147 पंचायतें हैं, गाँव हैं जिनमें ज़्यादा पराली जलाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की गई है। हालाँकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं ज़्यादा उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार की बात कर रहे हैं, या पंजाब के जो हमारे से पहले हमारे मित्र बोल के गए हैं, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन मैं कई बार जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में सुनता हूं कि ये एक दूसरे पर आरोप लगाना कि वहाँ से हवा प्रदूषित हो रही है। जब दिल्ली में इनकी सरकार थी तो ये पंजाब पे एलिगेशन लगाते थे। अब जब पंजाब में सरकार आ गई, हालांकि 2/3 ज़्यादा क्षेत्र पंजाब का हरियाणा से है, अब ये हरियाणा पे आरोप लगाते हैं। ये आरोप का समय नहीं है, ये समय है कोऑर्डिनेशन बनाकर सबको साथ मिलकर हम पर्यावरण के अंदर जो ये कमी है। बिल्कुल, मैं भी खुद दिल्ली में रहता हूँ, मेरा परिवार खुद दिल्ली में है, NCR में, मैं गुड़गांव में मैं खुद रहता हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। व्हीकलों को भी सरकार के फैसले कई जगह है, इनकी सरकार के द्वारा भी अच्छे फैसले लिए गए हैं दिल्ली में। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, हमने किसानों को जागरूक भी किया है और उसमें एक बड़ा कदम ये कह सकता हूँ कि हमने सफलता की तरफ बढ़ाया है। असली चीज, और मुझे लगता है दयाशंकर जी भी इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रयास का जो परिणाम होता है वो आंका जाता है हमेशा जमीन पर स्थिति कैसी है। और जमीन पर तो ये सांस का मामला है, ये सांस की सेहत का मामला है। और इस मामले में हवा पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि हवा की सियासत का मसला, देखिए मैं बोलते बोलते मेरे गले में भी जो है खराश आ रही है, और ये आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है यहाँ पे उसको गले के अंदर इस समय खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि ये हवा ही खराब है इस समय। देखिए, हम हवा पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हवा पर सियासत करना मैं भी मानता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। हम किसी भी दल से हैं, हमें हवा पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश की बात है। हम अलग अलग राज्यों में जो भी सरकारें बनी हुई हैं और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार काम कर रही है, मैं इंश्योर कर सकता हूँ, और उसके रिजल्ट भी आना शुरू है। हमने बागवानी की तरफ किसानों को बढ़ावा दिया। मैं अपने गांव को उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे गांव में पहले फसल चक्र था। जब मैं बात करूँ 86, 7, 8 की, मेरे फादर साहब जब खेती वगैरह करवाते थे, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, लैंड होल्डिंग हमारे पास थी। उस टाइम फसल चक्र था, दलहन की फसलें थी, नरमा थी, बाजरा था, और धान तो लगता ही 20% था मेरे खुद के खेत में। धीरे धीरे पक्की फसल किसान को अपनी आर्थिक मजबूती करनी थी। और पहली सरकार हरियाणा सरकार ऐसी है जो 17 फसलों पे MSP दे रही है। पहले 2 ही फसलों पे होता था, गेहूं और धान पे। बढ़ोतरी तो वहाँ पिछली सरकारों की तरफ से मिली कि 2 फसलों को MSP दे दिया गया, दूसरी फसलों में MSP नहीं था। इस वजह से भी ज़्यादा किसान पक्की फसल, उसकी पैदावार भी ठीक होती है और वो थोड़ी सी सुरक्षित मानी जाती है। उत्तर प्रदेश को जब योगी सरकार आई तो कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन उस उत्तम प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर अगर आज सुबह का AQI देखा जाए तो 296 था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर, दिल्ली का तो चलिए समझ में आता है, जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, आसपास के लिए कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अचानक से लखनऊ के अंदर इतना ज़्यादा AQI क्यों बढ़ता जा रहा है? मतलब आपका, उन्होंने कहा देवेंद्र जी ने कि उनका परिवार तो दिल्ली में रहता है, आपका परिवार तो लखनऊ में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में आपको ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आएगा हर क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है कि अभी जो पराली की बात अभी आपने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हमारे योगी जी के आह्वान को इतना मान रहे हैं कि वो पराली जलाना बंद कर दिए। तो ये नेता कैसा है ये इस पर निर्भर करता है। अपने देश में एक बार इसी तरह से अन्न का संकट आया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय कहा था कि एक दिन का भोजन हम नहीं करेंगे एक टाइम का, लेकिन अपने देश को हम खाद्यान्न से भर देंगे, और देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। आज देश में मोदी जी और प्रदेश में मेरे योगी जी ऐसे दो नेता हैं कि जो कहते हैं उसको जनता 100% उसको पालन करती है, और कोई भी चीज़ केवल सरकार के माध्यम से उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है जब तक आम जन उसमें भागीदार न बने। और ये दोनों नेता ऐसे, हमारे योगी जी ऐसे हैं कि जो भी आह्वान करते हैं हमारे प्रदेश की जनता उसको पालन करती है। इसलिए मुझे ये भी एक चैलेंज है हम लोगों के लिए, ये चुनौती है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम लोग इसको भी ख़त्म करके उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश को संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन सर, बिल्कुल हर व्यक्ति यही चाहेगा कि ये ऐसा हो, लेकिन गोरखपुर की भी अगर बात की जाए तो उसका AQI अच्छा नहीं है, और चूंकि योगी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है तो हर व्यक्ति अपेक्षा करता है कि उनके कहने के ऊपर कम से कम इस चीज़ का असर ज़मीन के ऊपर हो। और आप तो जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें साफ हवा, पानी और जो स्टेबल क्लाइमेट है उसको मौलिक अधिकार के अंदर गिना है। देखिए, आप कहते हैं कि नहीं, आज जनता, पहले आप देखते उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि सरकारी वाहनों को लोग तोड़ देते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कितना करते थे। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है क्या? क्योंकि योगी जी ने कहा, सबने उसको स्वीकार कर लिया। आप देखिए, अभी एक समस्या आई है, ये हवा है, इसको हम लोग बांध नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से जो है नोएडा की तरफ जाएगा तो उसको हम रोक लेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा चीज़ है कि इसमें हम सबको मिल करके इस पर, जो अभी माने देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हम सब मिल करके, क्योंकि आयु ऐसा है कि ये तो हर तरह जिधर हवा बहती है, कभी हम लोग गांव में हैं, कभी कहते हैं पूर्वी बह रहा है, कभी पछुआ बह रहा है, तो जब कभी पूरब से आता है, कभी पश्चिम से आता है, तो सभी आयु को यदि हम लोग इसको स्वच्छ करना है तो हम सब लोग मिल करके, उत्तर पूरब दक्षिण सभी मिल करके करेंगे, तभी इसको हम लोग सही कर पाएंगे। लेकिन ये बताइए, अब दिल्ली में तो आप मान लीजिए हरियाणा वाले भी की तरफ से भी आएगा, यूपी से भी आएगा, भाई राजस्थान से भी आएगा, तो अब ये थोड़ी है कि केवल दिल्ली के पहले जैसे कोरोना काल में केजरीवाल जी ने कई लाख लोगों को बॉर्डर पर भेज दिया, नोएडा के बॉर्डर पे, जो हमारे दिल्ली उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, जो हमारे बंगाल के थे। अब हम लोगों ने 14,500 बसें लगा करके हम लोग उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किए। अब आयु तो ऐसा नहीं है कि उसको रोक लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, कि जो दिल्ली से प्रदूषित होकर के नोएडा और गाजियाबाद में जा रही है तो हम कैसे रोक पाएंगे। इसलिए हम तो इसको जन जागरण करेंगे, सबको इसके लिए सचेत करेंगे, और कर रहे हैं। आप देखें, हमारे, आपने भी सिगरेट की बात कही, हमारे मोदी जी ने आज से पहले 1 मई 2016 को जो उज्ज्वला योजना उन्होंने जो लॉन्च किया, हमारे बलिया से लॉन्च किया था, मैं वहाँ से ही विधायक हूँ, और उस समय मोदी जी ने कहा था कि एक दिन में लकड़ी से जो खाना बनाने में जितना धुआं निकलता है, उतने 100 सिगरेट पीने के बाद जो अंदर धुआं जाता है, वो हमारी माताएं बहनों को उतना जो है उनके अंदर सिगरेट का वो जाता है, 100 सिगरेट के बराबर। तो उन्होंने सभी माताएं बहनों को 13 करोड़ से ज़्यादा आज जो गरीब माताएं बहनें, उनके घरों में भी गैस का चूल्हा दिया और कनेक्शन दिया, फ्री में दिया। तो आज कितना बड़ा कंट्रोल करने का काम किया मोदी जी ने, पहले इसको सोच लिए थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे नेता इसको पहले से पूर्व से सोचते हैं कि देश में आने वाले में कौन सी समस्या आने वाली है। अभी कोरोना में आप देखें कि अभी ट्रंप आए थे तो मोदी जी ने पहले ही नमस्ते ट्रंप का नारा दे दिया था, और जब कोरोना आया था पूरा दुनिया जो नमस्ते करने लगी। तो हमारा नेता जो है अनुभवी है, देश की समस्याओं को भी समझते हैं। आप देखेंगे कि इसको भी चुनौती के रूप में लेंगे, इसको ठीक करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और करना ही चाहिए दयाशंकर जी, क्योंकि एनजीटी ने इस बात पर चिंता जताई है कि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 40% पद खाली पड़े हुए हैं, और
ये माना जा रहा है कि इसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन में, और खासतौर पर गाजियाबाद और एनसीआर के इलाके के अंदर पद ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपसे, चूंकि आप प्रभावी प्रबंधन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, तो इसलिए उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा है। वैसे तो आप सड़क पर उतर के आपने ओवरलोडिंग के ऑटो के ट्रक्स के ऊपर भी काफ़ी कार्रवाई की है। नहीं, देखिए अब बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आ रहा है। आप देखिए, मैंने जोगी जी के सरकार में पहले लोग उत्तर प्रदेश में जाने से डरते थे। आज अभी जोगी जी ने इन्वेस्टर मीट किया जिसमें उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्ट का लक्ष्य रखा था और 33 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों ने निवेश करने की स्वीकृति दिया। और केवल देश के ही नहीं, बड़े बड़े देश के उद्योगपति भी और दुनिया के भी 16 देशों के लोग जो है आज उत्तर प्रदेश में निवेश की उन्होंने जो है इच्छा व्यक्त की। और आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी सैमसंग कंपनी, जो अभी चाइना में उत्पादन कर रही थी, वहाँ से अपना उत्पादन बंद करके हमारे नोएडा में प्रतिदिन 1.5 लाख मोबाइल उत्पादन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है। आज कानून व्यवस्था वहाँ की बेहतर हुई है। आज वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त एक शासन देने का काम आज हुआ है। तो आज हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश, मैं वही कह रहा हूँ, सुना है आपने इलेक्ट्रिक बसेस भी बड़े पैमाने पे आप खरीद रहे हैं, और अयोध्या में जो राम जन्मभूमि, मैंने भी आपको बताया कि 17 महानगरों में हमारे जो है करीब 1200 बसें हमारी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें। और अभी हम लोग जो है 3000 बसें अभी इलेक्ट्रिक लेने जा रहे हैं, जो इंटरसिटी बसें चलाने जा रहे हैं। 350 बसों को हमने भी टेंडर किया है, जो बड़ी बसें, अभी तो ये छोटी बसें हम लोग चलाते थे, अब हम लोग जो है 52 सीटर जो है 12 मीटर वाली बसें हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक में हम लोग ले रहे हैं। देवेंद्र जी, ये तो वाहनों की बात हुई, लेकिन खेत खलिहान की बात में जैसा आप जिक्र कर रहे थे, आप खुद किसान हैं, उस परिवेश को, पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने अपने खेत में तो बदलाव कर लिया, आपने उसको हॉर्टिकल्चर में चेंज कर लिया, बाकी लोगों को आप इस चीज़ के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित कर पा रहे हैं कि क्रॉप पैटर्न पे चेंज करें? क्या ज़मीन पर आप जब बात करते हैं तो किसानों के बीच में क्या समस्या आती है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके पास जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन इक्विपमेंट आता ही बहुत महंगा है, हर किसान उसे खरीद नहीं सकता, ट्रैक्टर उसके पास उतना पावरफुल नहीं होता है, साथ में भी जो मशीनें लगाई जा रही हैं खेत के अंदर, वो क्रॉप का टुकड़ा बच जाता है, उसके अंदर कीड़ा लग जाता है, जिसमें इंसेक्टिसाइड से उसको ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें देखिएगा, मैंने पहले भी आपको आंकड़े बताए कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी तरफ से किया गया, हमारी सरकार की तरफ से किया गया, और साथ में हमने किसानों को हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ाया। उसमें आप देखेंगे बागवानी की तरफ हमारे काफ़ी ज़मीन में, अगर मैं जो आंकड़े तो मैं लेके नहीं आया उसके, मैं कृषि विभाग से काफ़ी, जैसे मैं मेरे गांव का एक उदाहरण दे देता हूं, हमारे आसपास के एरिया का उदाहरण के तौर पे, पहले वहाँ 1000 एकड़ के अंदर धान की बिजाई होती थी, अब उसमें से करीबन 25% में बागवानी की तरफ, जैसे अमरूद के बाग लगे हैं, हमारे एरिया में किन्नू ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन नींबू और मौसमी के बाग लगे हैं, जामुन के पेड़ लगाए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारा ऊपर का एरिया है, जो रेतीला एरिया है, वहाँ पर किन्नू की पैदावार में, और उसका भी हम क्लस्टर बनाकर जो प्रोसेसिंग प्लांट है और इनकी नर्सरियां हैं, उसको प्रोत्साहित करने में सरकार लगी हुई है, और इसमें हमारा किसान जागरूक भी हुआ है, और धान से हटकर दूसरी फसलों पर ध्यान जाए, इसलिए 17 जो मैंने पहले बताया फसलों का एमएसपी या भावांतर हमारी सरकार के द्वारा देने का काम किया गया। हमारा किसान अभी खुद समझदार हो चुका है। जो मशीनों की आपने बात की, पिछले अगर मैं 18-19 से लेकर अब तक की बात करूं, हमने इसके अंदर करीबन 60-70% जो मशीनें हैं विद ट्रैक्टर हमारे किसानों तक सरकार के द्वारा पहुंचाई गई। और हमारे यहाँ जैसे पहले 100% जो पराली को से इसको जलाया जाता था, अब वहाँ बड़ी मुश्किल से 20%, 30%, कुछ पर्टिकुलर गांवों के जो मैंने आपको आंकड़े दिए 147 गाँव में आसपास, जहाँ पर कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की गई, बार बार समझाने या मनाने के बाद जो किसान उसको नहीं कर रहे थे। तो सरकार का अच्छा कदम है इसमें, और आने वाले समय में हमें इंश्योर करेंगे उसमें आम नागरिक का भी साथ जुड़ना। देखिए हमारी पंचायतों में हमने एक पेड़ विश्वास का प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो, अभी लाखों प्लांट हमने हमारे हर गांव तक पंचायतों के माध्यम से, हमारे चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। इसी प्रकार हमारा जो गोबर गैस प्लांट हैं जिलावार, हमने उसको बनाने का काम किया। हमारे पौंडों के हालात दूषित थे, 4000 पौंड को हमने जो पोल्यूटेड थे उनको ठीक करके उसको बल्कि एक किस्म से सौंदर्यकरण उसका कहूँगा कि आपको जाके लगेगा ही नहीं कि ये गांव का गंदे पानी का जोहड़ है। उसमें जहां एनजीटी की गाइडलाइन थी, हमने बड़े महानगरों के अंदर एसटीपी लगाने का काम किया गया, और अनेकों कार्य सफाई अभियान चलाकर गाँव को साफ सुथरा रखने का कार्य किया गया, लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए। इस प्रकार के अनेकों कार्य हमारे ग्राम पंचायतों के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन उस पर लगाम कंट्रोल हो सके और आम जन को
जागरूक करना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सरकारें काम पिछलियों ने भी किया होगा, भी नहीं कहेंगे उन्होंने कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहली आज के समय में, क्योंकि अगर हमारा पानी भी दूषित हो जाएगा, मेरा पानी मेरी विरासत, कम से कम उसका यूटिलाइज जितना ज़रूरत है उतना यूटिलाइज करें, वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि हरियाणा में भाखड़ा का पानी है और वैसे भी भूमि के नीचे से वाली काफ़ी उसका दोहन था। इसी प्रकार जो पौधारोपण की बात है, पहले आप देखेंगे हमारे खेतों में हज़ारों हज़ार पेड़ होते थे, हमने खेती ज़्यादा के चक्कर में उन सब पेड़ों को काट डाला और उसमें जैसे मैंने बताया हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, पौधारोपण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गांव में सफाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे एथलॉन के प्लांट लगे क्लस्टर बनाकर उसकी तरफ सरकार ने प्रपोजल बनाकर उसमें एक बड़ी सब्सिडी देने का कार्य किया है। जितनी भी जो ये आधुनिक मशीनें हैं जिससे किसान को, जो आपने कहा कीड़ा लगने की बात, बिल्कुल वो आज मशीन है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जुताई बिजाई डायरेक्ट वो धान की कटाई के बाद। हाँ, उसमें इक्का दुक्का किसानों की शिकायतें आई थी कि कुछ कीड़ा तो वैसे अगर नॉर्मल फसल उसमें भी आ सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ाया है, उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिले हैं। लेकिन आज भी इसको आमजन को साथ जोड़कर उनको जागरूक करते हुए हमें और काम करने की जरूरत है। तो जागरूक करने की जो उम्मीद है आप जैसे लोगों से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जनता के बीच में आप रहते हैं, और नेताओं के बारे में कहा जाता है कि सियासी हवा तो वो हमेशा भांपते रहते हैं, खासतौर पर आप जैसे ज़मीनी नेता, तो दूसरी हवा की भी आप परवाह ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन दयाशंकर जी, वो गोपाल राय जी से मैं पूछना भूल गया, लेकिन आपने उनकी चिट्ठी का जवाब दे दिया। गोपाल राय जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग दोनों लोग छात्र जीवन से एक साथ चुनाव लड़ते थे और वो दिल्ली आ गए हैं, उनसे बैठ करके बात कर लेंगे। हम लोग साथ साथ छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे 99 में, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का। वो हम लोग हमारे साथी हैं पुराने, हमारे जनपद के बगल के रहने वाले भी हैं, पड़ोसी जनपद के हैं, मऊ के हैं, मैं बलिया का हूँ, साथ साथ पढ़े भी हैं, तो उनसे मिल लेंगे। दोनों मिल करके, हम सब लोग मिल करके, ये ऐसी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, ये हम सबकी समस्या है, इसको खत्म करने के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे और उसको बहुत जल्द हम लोग नियंत्रित करेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि आपके इन प्रयासों में हम भी साथ हों और आप भी हमारे साथ हों, और इसलिए सेशन का नाम है हम साथ साथ हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा, अब गोपाल राय जी के पास आप चूंकि इतने पुराने साथी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हम लोग साथ साथ काम किए हैं, संघर्ष किए। फोन उठा के बात नहीं होती सर, मतलब चिट्ठी लिखी गई। अब वो चिट्ठी पे विश्वास करते हैं, हम मिल करके उनसे बात करके जो है जल्दी करेंगे उसको, जो है चिट्ठी में आने जाने में टाइम लगेगा। आजकल तो भाई मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी आप ये करिए तुरंत जो है एक दूसरे के यहाँ पहुँच जाता है। अब तो चिट्ठी लिखना हम लोग खुदे भूल गए हैं कि चिट्ठी लिखना होता है। अब तो सब जब से मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक तरह कई चीज़ें आ गई हैं। तो आप प्लान लेके आए हैं? आप मिलेंगे तो प्लान लेके आए हैं? एकदम उनसे मिलेंगे और पूरे उसको जो है, क्योंकि केवल दिल्ली हम सब की है जी, दिल्ली केवल दिल्ली केजरीवाल की नहीं है, दिल्ली हम सब की है और दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। इसकी जो है चिंता पूरे भारतवासी की है, हम सब मिलकर के इसको ठीक करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो सर देखिए आपके इस भाव को, क्योंकि अरे दिल्ली में सभी जगह के लोग रहते हैं, देश के कोने कोने के लोग दिल्ली में रहते हैं। आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के ही दिल्ली है, दिल्ली तो सबकी है, तो इसलिए सभी लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई इन लोगों की भी दिल्ली है, हम सबकी दिल्ली है। नेता जब ये कहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर हम साथ साथ हैं, तो जनता उसको सराहती भी है और उसको सर माथे पे लेती है। देखिए पहले भी रहा है, जब नेता तो केवल एक माध्यम है जी। देखिए कोई भी चीज़ जब तक समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे तो केवल सरकार और मंत्री ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि उन्होंने हम लोगों पर ट्रस्ट किया है, उन्होंने हम लोगों को एक विश्वास व्यक्त करके एक जिम्मेदारी दिया है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग ईमानदारी के साथ, हम लोग पारदर्शिता के साथ उसको करें, तो जनता साथ खड़ी होती है। आप देखिए बरसों से जो उत्तर प्रदेश बिगड़ा हुआ था, आज उत्तर प्रदेश को मानिए एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, योगी आदित्यनाथ, जो राजनीति से भी कोसों दूर थे, वो उसी के सांसद होते थे, लेकिन वो एक धार्मिक थे, और लेकिन जब उनको नेतृत्व मिला, एक अच्छे प्रशासन उन्होंने दिया, तो आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आज बदला नज़र आपको आ रहा है। आज वहाँ का जो है करप्शन मुक्त उन्होंने आज उत्तर प्रदेश किया है। आज उत्तर प्रदेश जो है डेवलपमेंट में भी हम लोग 9वें स्थान पर थे, आज 4थे स्थान पर हैं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम लोग हिंदुस्तान का प्रथम होंगे।
अभी हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। हम लोग $1 ट्रिलियन के हम लोग जो है उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं, और वो आप बहुत जल्द देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित प्रदेश होगा। सर, आज 13 एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 13 एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 एक्सप्रेसवे तो मेरा संचालित है और 6 एक्सप्रेसवे बहुत जल्द जो है जनता को मिलने वाला है। सर, आप सड़कें बना रहे हैं ना, सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, तो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब पता है आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर सेकेंड हैंड गाड़ियों का देश में सबसे बड़ा कारोबार है, मतलब वो सबसे ज्यादा वहां खरीद फरोख्त जो है वो सेकेंड हैंड वाहनों की भी होती है। तो उसमें चूंकि आप ट्रांसपोर्ट का सेक्टर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रो करे, वहां वाहनों का सेक्टर भी ग्रो करे, लेकिन वो सस्टेनेबली ग्रो करे, इसके लिए क्या? उसके लिए हम लोग नियम बनाया है। जो हम लोग हमारी जो स्क्रैप पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की, आप देखिए इंटरनेट पर होगा। हमने बनाया है कि आपकी पुरानी गाड़ी चाहे उस पर जितना भी आपका टैक्सेज हो, सब टैक्सेज माफ कर देंगे और 15% नई गाड़ी खरीदने के लिए आपको सब्सिडी देंगे। हमने उनको ऑफर दिया है और बहुत लोग इसको मान रहे हैं। बहुत सारे ऐसी गाड़ियाँ 1857 की गाड़ियाँ को भी टैक्स 1957 की गाड़ी का भी टैक्स हम लोग लेते थे। 5,28,000 गाड़ियाँ ऐसी थी जिसको हम लोग टैक्स ले रहे थे। मैंने 1,66,000 लोगों की आरसी कट गई थी, गाड़ी चली नहीं रही सड़क पे, लेकिन हम टैक्स हमने उनको माफ़ कर दिया। अभी आप देखे होंगे, मैं 8,53,000, आपके बहुत दिल्ली के लोग होंगे जो हमारे नोएडा जाते होंगे, गाजियाबाद जाते होंगे, उनकी गाड़ियों को हम लोग कैमरे से चालान काट देते थे। और ऐसे 8,53,000 ऐसे चालान थे जो हजारों करोड़ का राजस्व था मेरा। माननीय जोगी जी ने कहा कि लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट का, इसको आप जो है जीरो कर दीजिए, और हमने जीरो कर दिया। 8,53,000 लोगों को उसके राहत मिली। जनता के फैसला कोई भी अच्छा हो, हमारे योगी जी कहते तुरंत उसको करिए। एनसीआर के लोग गाजियाबाद जाते थे, नोएडा जाते थे, उनको हमारे कमर्शियल गाड़ी को टैक्स देना पड़ता था। वो खड़े होते थे, टैक्स कटाते थे, तब हमारे में प्रवेश करते थे। हमारा 12 करोड़ रुपया प्रति नुकसान हुआ, 12 करोड़ रुपया। लेकिन हम जोगी जी ने कहा इसको माफ़ कर दीजिए। आज कोई भी आदमी जो नोएडा गाजियाबाद जाए, कमर्शियल गाड़ी लेकर के जाए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उसका टैक्स नहीं लेती है, हमारा परिवहन विभाग टैक्स नहीं लेती है। तो हम लोग तो फैसले तुरंत करते हैं, क्योंकि जो भी जनता के हित में फैसला है उसको करते हैं। हमारे जोगी जी कहते हैं केवल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जो फैसला चाहिए वो करिए आप, और जनता के हित में जो है तुरंत करिए, और हम तुरंत करते हैं। भाई सर, जनता भी यही चाहती है कि जनता के हित के फैसले जो हैं वो एनसीआर के लोगों को राहत मिलती रहे। अभी टैक्स ले लेंगे। अभी आपको जाए नोएडा गाजियाबाद में कमर्शियल गाड़ी पहले लेके जाते होंगे तो टैक्स जमा करना पड़ता होगा। अब जाकर के देखिए कोई टैक्स हमारा अधिकारी ले तो उसको मैं तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। कोई हमारी गाड़ी रोक दे, हमारे किसी भी व्यक्ति को, तुरंत उसको ऊपर कार्रवाई होगी। तो सर, वैसे भी ये चुनावी हवा का मौसम शुरू हो ही गया है। हाँ, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और जनता की यही उम्मीद है कि आप उसके हित के फैसले लेते रहें और टैक्स में थोड़ा राहत देते रहें। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू जी। थैंक यू जी। Z News.